डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अटल श्रीवास्तव आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और ज़ोरदार क्लास रहने वाली है आज की भी, जो कि भाषा परीक्षण से संबंधित है। एक छोटे छोटे गद्यांश जो मज़ेदार कहानियों से भरे पड़े हैं, और उसके साथ साथ आपको उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार ज़ोरदार जुड़ जाइए, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। और इससे पहले कि ये सेशन शुरू करूं, मैं उन सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग बोल देना चाह रहा हूं। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर तिवारी, नंदिनी, खुशी यादव, शैलेंद्र तिवारी, है ना, अंशिका और बिल्कुल गुड मॉर्निंग आदर्श यादव, पम्मी सोनकर, बिल्कुल बेटा, सात्विक, वीर सिंह, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल, अर्पित वर्मा, बहुत बढ़िया बेटे, है ना। तो सभी बच्चे बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, बिल्कुल अंशिका विश्वकर्मा, सिफान सारी, नंदिनी त्रिपाठी, सभी बच्चों को, है ना, वेलकम टू द चैनल। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, लिखा है कि पहले हमने बोला ना, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न आप पढ़िए, प्रश्न आपका शुरू करिए और उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़िए। आफ्टर दैट आप जो है पैराग्राफ पर चलेंगे। तो चलते हैं। किस माह में तापमान ज़्यादा रहता है? क्या सितंबर में, अक्टूबर में, जनवरी और जून में? तो किस माह में, तो हमको आंसर लेना है हमको अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं लेना है, हमको लेना है स्टेटमेंट, और जो ये हमारा पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लेना है। तो चलते हैं। गर्मी का मौसम मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में रहता है ना। किस किस में? मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो आप देखिए, मार्च, अप्रैल, मई है नहीं, जून आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो देखिए, जो बिल्कुल आपके सामने लिखा गया है उस स्टेटमेंट से मैच करते हैं कि क्या इसमें से कोई आंसर हमारा मिल रहा है। तो दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है, एक बार जोरदार सभी बच्चे जो है आंसर करते रहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जून का महीना जो है ना सितंबर में, अक्टूबर में और ना ही जनवरी में। आप जानते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, ये सब जो है आपका जो है ठंडी का महीना शुरू हो जाता है। तो उस तरह से जो है आपका जून जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जनवरी में भी देखिए ठंडी रहती है, फरवरी तक रहती है, फरवरी लास्ट से वही जो है ठंडी ख़त्म होने लगती है। तो चलिए आगे के प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, उतना ही ये गद्यांश पढ़िए, है ना, जितना आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो। इट मीन्स कि आपको पूरा गद्यांश अगर हमको नहीं पढ़ना पड़ रहा है और हमारा आंसर जो है हमको मिल जा रहा है सारा का सारा, तो हमको गद्यांश पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम बस उतना पढ़ें कि ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से माह के दिन लंबे रहते हैं। मई के, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के। तो भाई चलते हैं अपनी गद्यांश पर। कह रहा है यह साल का सबसे गर्म महीना होता है क्योंकि इस दौरान तापमान अपने उच्च पर होता है। इस ऋतु के दौरान दिन लंबे और क्या है, गर्म होते हैं। क्या है इस ऋतु के दौरान, किस ऋतु के दौरान? ग्रीष्म ऋतु के दौरान, गर्मी की ऋतु के दौरान क्या होता है, रातें लंबी होती, वहीं रातें छोटी होती हैं। तो कह रहा है दिन लंबे होते हैं, है ना। किस किस ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में। माह कौन सा है?
मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, यही गर्मी का महीना है। तो गर्मी का महीना आपका जून है, मई है, अप्रैल है। लेकिन यहाँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी दे रहा है, जो कि इन चारों जो है महीनों में नहीं आ रहा है। लेकिन मई जो है हमारा महीना आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। तो गर्मियों में जो है यानी किस किस महीने में, मार्च, अप्रैल और मई और जून के महीने में, मार्च, अप्रैल और मई और जून के महीने में, एक बार बोलिए, मार्च, अप्रैल और मई और जून के महीने में, मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कुछ दूसरे प्रश्न का। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श, आदित्य यादव, अनन्या मौर्य, प्रियम पांडे, है ना, प्रखर दुबे, ओम मिश्रा, प्रखर तिवारी, है ना बे, बहुत अच्छे। और अंशिका, और अंशिका विश्वकर्मा, रिया वर्मा, है ना, शिफा अंसारी, बिल्कुल अंशिका विश्वकर्मा, वीर सिंह, बिल्कुल सभी बच्चे एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा यादव, है ना, नेहा यादव, चलिए बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। नंदिनी बहुत अच्छे, नुमान अंसारी बहुत अच्छे, आदर्श यादव बहुत अच्छे, पम्मी सोनकर, बिल्कुल सात्विक, और अर्पित वर्मा, बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे आप लोगों का प्रदर्शन रह रहा है। और स्वाति वर्मा बहुत अच्छे बेटा। तो सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, कह रहा हमें शुष्कता महसूस होती है। शुष्कता मतलब हवा में जो है शुष्कपन आ जाता है। शुष्कपन मतलब हमको जो है हवा गर्म लगने लगती है। ऐसा हमको जब तापमान घटता है, जब ज़्यादा बारिश होती है गर्मी के दिनों में, ठंडी के मौसम में, जब तापमान आपका क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बारिश ज़्यादा होती है गर्मी के दिनों में, ठंडी के मौसम में, कब जो है हमको ये ऐसा आभास होता है कि तापमान जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ड्राई हो चुका है, शुष्क हो चुका है। तो इस ऋतु के दौरान ये तो हो गया था। दिन के बीच में सूर्य की किरणें बहुत गर्म होती हैं और पूरे दिन भर क्या कर रहा है, पूरे दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं चारों तरफ। वातावरण रूखा और शुष्क, है ना, रूखा और शुष्क बनाती हैं, रूखा और शुष्क, शुष्कता, और यहाँ लिखा है शुष्क, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि जब तापमान आपका, जब यहाँ देखिए क्या रहा है, सूर्य की किरणें बहुत गर्म होती, पूरे दिन की गर्म हवा चल, सूर्य की किरणें गर्म होंगी तो ऑब्वियस सी बात है तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, यहाँ तो तापमान घटता है, ये नहीं होगा। ज़्यादा बारिश होती, ये नहीं होगा। ठंडी का मौसम भी नहीं होगा। गर्मी के दिनों में ऐसा होता है कि जो है क्या होता है, हमें शुष्कता का अनुभव होता है, शुष्कता का अनुभव होता है। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए चलिए सभी बच्चे बिल्कुल, जो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बहुत सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा ग्रीष्म काल में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्या है, खेती ना होना, घास चारा सूख जाना, पानी की किल्लत, ठंडी वस्तुओं की कमी। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से समझिए, कह रहा है यहाँ से देखिए शुष्क बनाती है, इसके बाद हमको स्टेटमेंट पढ़ना है। कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु, है ना, ग्रीष्म ऋतु की ऊंचाई पर छोटी धाराएं, कुएं, है ना, ग्रीष्म ऋतु की ऊंचाई पर छोटी धाराएं, कुएं और तालाब सूख जाते हैं। इस मौसम में ग्रामीण क्षेत्र पर रहने वाले लोग पानी की कमी, तो
और उसके बाद उच्च तापमान, सूखे आदि जैसी कई परेशानियों से जूझते हैं। तो हमको ठंडी वस्तुओं की कमी, घास चारा सूख जाना, खेती ना होना, ऐसे किसी ऑप्शन के बारे में यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, इस जो है आपका जो पैराग्राफ है इसमें नहीं दिखा रहा है। हमको पानी से किल्लत के बारे में बता रहा है, तो दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना। एक बार जोरदार, एकदम बिल्कुल जोरदार लाइक करिए बेटा, अगर पसंद आए तो जोरदार लाइक करिए। और बिल्कुल सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे एकदम बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। अब आगे है, हमने बोला ना कि जितना आपको रिक्वायरमेंट रहे उसी के हिसाब से आप पढ़िए कथन को, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते रहिए। अब देखिएगा ग्रीष्मकाल की विशेषता क्या है, तो क्या है भाई विशेषता, आप देख बताइए। कह रहा है कि दिन छोटे होते हैं, तापमान कम होता है, खाने की वस्तुओं की कमी होती है, रातें छोटी होती हैं, है ना। तो मे बी इस प्रश्न का हमको जो है जवाब पता है, तो इस चीज़ को आप देखिए थोड़ा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए आगे के स्टेटमेंट को भी। ग्रीष्म ऋतु से बचाव करने के लिए लोग ठंडी लस्सी, दही, आइसक्रीम खाते हैं। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए तरह तरह के शीतल पेय और रस पीते हैं। इसके साथ जल और खाने की वस्तुओं ठंडा रखने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं। इस मौसम में तापमान काफ़ी शुष्क रहता है। तो खाने की वस्तुओं की कमी रहती है, रातें छोटी होती हैं, ये आ नहीं रहा है। तापमान कम होते हैं, हाँ रातें छोटी होती हैं, इस चीज़ को अभी देखते हैं। तापमान कम होता है, दिन छोटे होते, दिन तो छोटा नहीं होता, पहले ही आपको पता चल गया था। तापमान कम भी नहीं होता, गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है तापमान बढ़ेगा ही। खाने की वस्तुओं की कमी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा है। और यहाँ आप देखिए ऊपर ही जो है यहाँ पर दिया गया है कि वहीं रातें छोटी होती हैं। आप यहाँ देखिए कि दिन बड़े और रातें छोटी होती, दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, रातें छोटी होती हैं। तो ये विशेषता है गर्मियों की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। बिल्कुल प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। कह रहा है एक व्यक्ति जो व्यवहार में क्या होता है, ईमानदार होता है, तो निर्भय रहता है, गरीब रहता है ना, क्या रहता, भरोसा खो देता है, परेशानियां भुगतता है। परेशानियां क्या है, भुगतता लिखा है, भुगतता है, ऐसा होना चाहिए। कह रहा है अब हमको क्या पता भाई, हमने बार बार कहा कि अगर आपको आंसर पता भी रहे तो उसको कहो कि हमको नहीं पता है, और हम तुरंत पैराग्राफ पर चलेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ करके आंसर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कई आंसर आपको पता होता है, लेकिन पैराग्राफ के अनुसार आपने इसके पहले टेस्ट में देखा है कि उसका आंसर अलग हो जाता है। तो आंसर आपको चाहे जो भी पता हो, बट आपको पैराग्राफ पढ़ना ही है ना, और उतना ही पढ़ना है जितने से आपका आंसर मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। लिखी कह रहा है लोग बेईमान होते हैं, उन्हें लोगों से एक बार झूठ बोलने के बाद ही शायद दूसरा मौका मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि वे भविष्य में भी बेईमान लोगों के द्वारा बहुत से झूठ बोलने के माध्यम से ठगे जाएंगे, है ना। तो अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो व्यवहार में ईमानदार होता है, निर्भय रहता है और भरोसा खो देता है, तो ऐसा नहीं है। अभी आगे देखिए, आगे है ईमानदार एक व्यक्ति को एक शुभ पथ पर, है ना, एक अच्छे पथ की ओर ले जाता है और जो वास्तविक खुशी देता है। ईमानदार क्या करता है,
जो है ईमानदारी जो है एक व्यक्ति को एक अच्छे पथ पर यानी एक अच्छे रास्ते पर ले जाती है और वास्तविक खुशी देता है। एक व्यक्ति ईमानदार है जब वह विभिन्न पहलुओं, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी, जब वो विभिन्न पहलुओं जैसे कम बोलने में ईमानदारी, न्याय में ईमानदारी, व्यवहार में ईमानदारी और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में किए जाने वाले सभी गतिविधियों में ईमानदारी का पालन करता है, तो क्या होता है, तो अब क्या कहता है कि ईमानदारी एक व्यक्ति को सभी परेशानियों से निडर मुक्त बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, निर्भर रहता है, गरीब रहता है, भरोसा, परेशानी भुगतता, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निर्भय यानी बिना भय के रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका सही हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल खुशी है ना, एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल AFF गेमर, AYFF गेमर, हाँ बेटा बहुत अच्छे। शिफा अंसारी और अर्पित वर्मा, बिल्कुल। सुप्रिया दुबे बहुत अच्छे। सात्विक प्रखर बहुत बढ़िया। पमी सोनकर, आदर्श यादव, आदित्य यादव, नुमान अंसारी, नंदिनी त्रिपाठी, है ना, बिल्कुल। इसी तरह से आगे बिल्कुल 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 रिया वर्मा, बिल्कुल अच्छे बेटे। आस्था वर्मा, स्नेहलता वर्मा, आस्था वर्मा, और कौन है, सृष्टि गुप्ता, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटे, है ना। गौरांशी मौर्य, गौरांशी मौर्य बहुत बढ़िया बेटा, गौरांशी मौर्य बहुत अच्छे। शुभम यादव, शुभम यादव बेटा बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब है बेटे, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्पित वर्मा बहुत अच्छे बेटा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। प्रियम, बिल्कुल प्रियम आपका भी सही जवाब है बेटा, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हम ईमानदारी कहाँ से सीखते हैं, हम ईमानदारी कहाँ से सीखते हैं। अंशिका विश्वकर्मा बेटा आपका भी सही है, बहुत अच्छे, है ना। तो अब अगला प्रश्न, हम ईमानदारी कहाँ से सीखते हैं, तो अभी आगे देखिए पढ़ते हैं। बिल्कुल कह रहा ईमानदारी जीवन में अच्छे हथियार की, यहाँ पे देखिए ईमानदारी जो है यहाँ से, ईमानदारी जीवन में एक अच्छे हथियार की तरह है जो हमें बहुत से क्या करता है, जो हमें बहुत से लाभों के द्वारा लाभान्वित करती है। और क्या करती, इसके बिना जीवन किसी लागत के प्राकृतिक रूप से विकसित किया जा सकता है ना। ईमानदारी हमें जीवन में सब कुछ उम्मीद के अनुसार देती है। और वही एक झूठे हमारे रिश्तों को बर्बाद, वही एक झूठ हमारे रिश्तों को बर्बाद करने के माध्यम से हमें बर्बाद कर देता है ना। एक झूठ हमारे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। और उसके बाद जो है आगे कह रहा है, एक झूठा व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और अन्य करीबियों के दिलों में अपने लिए भरोसे को खो देता है। इसलिए ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। कहावत है कि हमें जीवन में बिल्कुल, तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर आपका, हम ईमानदारी कहाँ से सीखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात, अपने झगड़ों से नहीं सीख सकते, पैसे के लेन देन से नहीं, झूठ बोलने से नहीं, आपसी व्यवहार से हम जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है ईमानदारी, है ना। कि देखिए यहाँ व्यवहार लिखा है, ये कथन आपका यहाँ है, तो यहाँ से हम लिखे आपसी व्यवहार से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ईमानदारी सीख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा ईमानदारी शब्द का विलोम क्या है, कौन सा शब्द है। तो खैर ये चीज़ जान लीजिए कि ये जो है,
देखिए कह रहा है ईमानदारी शब्द का विलोम क्या है, तो इस शब्द को थोड़ा सा यहाँ से हमारा विलोम वाला शब्द आपके काम आएगा, जो हमने विलोम लिखवाया था, लगभग हमने 50 या 60 ऐसे करके विलोम शायद लिखवाया था, 100 लिखवाया था कितना। अब जो बच्चे उसको रिवाइज करते होंगे उस क्लास को, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। एक एक चीज़ हमारा कहना है कि सभी बच्चे क्लास को शेयर करते रहिए, शेयर करेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ओम मिश्रा, खुशी, है ना, प्रखर तिवारी, बिल्कुल, मनोज दुबे, इन सुप्रिया दुबे, गौरांशी, बिल्कुल, सिमी सोनकर, नहीं पम्मी सोनकर, बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का सही है, सृष्टि का भी सही है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आद्रिका सिंह, बिल्कुल, तो सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो अगले प्रश्न पर एक बार जोरदार चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, नेहा यादव, ठीक है। चलिए देखिए, तो ईमानदारी शब्द का विलोम क्या है, विलोम शब्द क्या है। लोभी बेटा ईमानदारी का विलोम नहीं है ना। लालची नहीं है ना। कपटी ये विलोम नहीं है। बेईमानी शब्द जो है ईमानदारी का जो आपका क्या है विलोम, यानी एंटोनीम जिसको भी हम कह सकते हैं, बेईमानी होता है। ऑनेस्टी को डिसऑनेस्टी कहते हैं, तो ऑनेस्टी का अपोजिट और एंटोनीम है डिसऑनेस्टी। अकॉर्डिंग टू एंटोनीम्स वी कैन से दैट our answer will be answer option number B for the question number 3rd, that's why ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया उनका सही हो जाएगा। सभी बच्चे धुआंधार मज़ेदार एकदम आंसर कर रहे हैं, और ये जज्बा रहा तो हम बिल्कुल ये सारे बच्चे सफलता इन लोगों को मिलने वाली है। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रतिदिन नोट्स बनाते हैं, सुंदर नोट्स बनाने वालों के लिए एक बेहतरीन रिवार्ड हम देंगे, ज़रूर देंगे। जो बच्चे हमारे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए रिवार्ड है, बिल्कुल रिवार्ड है उनके लिए, अच्छा सा रिवार्ड है, और रिवार्ड वो देंगे भी। बस हम नोट्स जिस दिन चेक करेंगे उस दिन आपको जो है रिवार्ड उस मिल जाएगा, है ना। चलते हैं, तो रिवार्ड आपके लिए बेस्ट रिवार्ड है, बिल्कुल बेस्ट रिवार्ड है। तो इस चीज़ को आप समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी सी कॉपी लीजिए, नोट्स बना डालिए सारा का सारा। चलिए आगे, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और बच्चे जुड़े इतने हैं, लाइक्स जो है उससे कम है, तो लाइक भी कर दीजिए बेटा, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। कह रहा कि ईमानदारी हमारे जीवन में, देखिए प्रश्न आपके सामने अगला है, ईमानदारी हमारे जीवन में क्या है। पैसे कमाने का साधन, परेशानी प्राप्त करने का साधन, अच्छा जीने का हथियार, बर्बाद होने का हथियार। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने दिखा है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा है, अभी 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 पढ़ा है, देखिए। अब देखिए ये क्या है, अच्छे से जीने के बारे में बता रहा है। ईमानदार अगर विभिन्न पहलुओं, ईमानदारी जैसे कम बोलना, न्याय, ईमानदार व्यवहार में ईमानदारी, और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में किए जाने वाले सभी गतिविधियों में ईमानदारी का पालन करता है, तो ईमानदार एक व्यक्ति सभी परेशानियों से निडर और मुक्त। तो कह रहा है अच्छे, है ना, ईमानदार जीवन में ईमानदारी जीवन में एक अच्छे हथियार की तरह है। तो यानी ऑब्वियस सी बात है, अच्छे, है ना, अच्छे, अच्छा जीने का हथियार है ना, अच्छा जीने का हथियार। यहाँ पे देखिए लिखा, ईमानदारी जीवन में एक अच्छे हथियार के तरह है, जो हमें बहुत से लाभों से लाभान्वित करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आवर ऑप्शन विल बी, है ना, ऑप्शन नंबर 3rd, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, एक बार अपना आंसर टिक कर लीजिए, और सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिफा बिल्कुल सही है। चलिए, सृष्टि, अनन्या मौर्य बहुत अच्छे बेटा, प्रखर, बिल्कुल सभी सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए बिल्कुल तेज़ी से प्रश्न करवाऊंगा, परेशान आप लोग मत होइएगा, आप लोग बस जुड़े रहिए और ज़ोरदार अपना टेस्ट एंजॉय करते रहिए। देखिए पढ़ाई को बोर होकर के नहीं बेटा, पढ़ाई को आनंद के साथ पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल जोरदार, है ना। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक झूठे इंसान को क्या हानि होती है? क्या हानि होती है भैया? पैसा नहीं मिलता, पता नहीं, मित्रों से उसका भरोसा, मित्र उनके भरोसा नहीं करते, ये खुशहाली मिलती है, सदा सुख मिलता है। तो झूठे इंसान को तो ये चीज़ें आपने पढ़ा इस गद्यांश में, सुख नहीं मिलता है, खुशहाली नहीं मिलती है और पैसा भी नहीं मिलता है। मित्र उसका भरोसा जो है, मतलब उसको हानि क्या होती है? मुख्य हानि उससे मित्र उसका जो है क्या करता है? भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ देखिए पहले ही जो है, यहाँ देखिए, उन्हें लोगों से एक बार झूठ बोलने के बाद शायद ही दूसरा मौका मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि वे भविष्य में भी बेईमान लोगों के द्वारा बहुत से झूठ के माध्यम से ठगे जाएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लोगों को क्या है, मित्रों का भरोसा, लोगों का भरोसा ख़त्म हो जाता है उनके ऊपर से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। और चलते हैं अगले गद्यांश पर, है ना। तो आई होप सभी बच्चे इन्जॉय कर रहे होंगे क्लास को और पढ़ रहे होंगे, है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से आनंद के साथ जो है, कुतुब मीनार आप लोग जानते हैं दिल्ली में है, सिचुएटेड है, दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार के बारे में ज़रा ये बात हो रही है, पहले पूछा जा रहा है प्रश्न, उसके बाद चलते हैं गद्यांश पर। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, है ना। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश ने, दिल्ली के शासकों ने। तो मुझे पता भी है तो भी आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि हमको बताना है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। तो चलते हैं पैराग्राफ पर। और कुतुब मीनार आप जानते ही हैं, है ना, एक बड़ी सी मीनार है। और कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलाम वंश ने नहीं, शासक बनवाएगा ना भैया, किसी का वंश थोड़ी बनवाएगा, है ना। कोई भी अगर सिंह है तो सिंह थोड़ी बनवाएगा, अरे भाई कोई अजय सिंह, विजय सिंह, है ना, कोई इस तरह का आदमी बनवाएगा ना। तो नाम नाम वाला व्यक्ति बनवाएगा कि उसका वंश बनवाएगा, यानी उसके कास्ट से कोई मतलब है नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेगा। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आपका ऑप्शन भी है और यहाँ भी आ गया। इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया, गुलाम वंश ने, ये ऑप्शन ही थोड़ा सा अटपटा सा है, दिल्ली के शासकों से नहीं मतलब है। तो यहाँ पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो आप जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने, और चलते हैं इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, लिखा है कि कुतुब मीनार इमारत जो है कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कुतुब मीनार बनाने में क्या इस्लामिक शैली, क्या जो मोमडन्स थे उनकी शैली का प्रयोग हुआ है, जो कि अरब देश जितने भी हैं वहाँ से लिया गया है, क्या जो है भारतीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, उस भी भारत के जैसे मंदिर बनते हैं और सारे जो भारत का आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को, भारतीय शैली, इस्लामिक इंडो जैन शैली या इंडो इस्लामिक शैली। तो अभी आगे पढ़ते हैं, देखिए कैसे हमको पता चलेगा। पर यहाँ पे देखिए ऐबक ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, और परंतु ये मीनार उसके शासनकाल में पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से, है ना, उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया। कुतुब मीनार, जिसे कुतुब मीनार या कतब मीनार, है ना, कतब मीनार, देखिए ये भी आ सकता है, मे बी कतब मीनार, कुतुब मीनार को कतब मीनार, देखिए कुतुब मीनार को कतब मीनार भी कहते हैं। और प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक स्मारक है, जो भारत की दूसरी मीनारों से पहली मीनार फतेह बुर्ज, छप्पड़ चिड़ी, मोहाली,
100 मीटर से में 100 मीटर में गिनी जाती है। मतलब ये जो है लंबी, सभी मीनारों से लंबी है। और आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कुतुब मीनार 73 मीटर लंबी है, जो कि इंडो इस्लामिक शैली, देखिए यहाँ से इस्लामिक शैली की बात नहीं कर रहा, इंडो यानी भारतीय और इस्लामिक शैली में बना हुआ है, यानी भारत की भी शैली का प्रयोग हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, भारत में बना है तो भारतीय शैली का कुछ न कुछ उपयोग होगा। कारीगर जो रहे होंगे वो भारत के रहे होंगे, और भी चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से इंडो इस्लामिक शैली में बनी है, तो यहाँ पे हमारा भारतीय शैली ही नहीं सिर्फ लगेगी, इंडो जैन शैली का नाम ही नहीं आ रहा है, इस्लामिक शैली सिर्फ पर्टिकुलर कह नहीं रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जिन बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपका जवाब है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, हाँ बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कुतुब मीनार जैसी इमारतों को, है ना, कुतुब मीनार जैसी इमारतों को देखकर हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है भैया हमको? कुतुब मीनार जैसी इमारतों को देखकर क्या मिलता है? कुतुब मीनार अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है? भूगोल का ज्ञान मिलता है, विश्व का ज्ञान मिलता है, धार्मिक ज्ञान मिलता है, यानी हमको रामायण गीता कुरान इस सब का ज्ञान मिलता है, विश्व के बारे में पता चलता है, भूगोल के बारे में पता चलता है, कि इतिहास का ज्ञान होता है। तो अभी आगे आप पढ़िए ज़रा, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। देखिए कुतुब मीनार यह जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत जोड़ी गई है। यह प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे तक खोली जाती है, और यह महरौली दिल्ली गुड़गांव सड़क पर स्थित है। यह स्मारक को इस स्मारक को देखना ही इतिहास के बारे में जानने का अच्छा तरीका है। तो हम इस स्मारक को देखकर कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं? इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे जितने भी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है बेटा। बिल्कुल डी 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 डी, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल, है ना। हाँ, स्नेहलता वर्मा बहुत अच्छे बेटा, आस्था वर्मा बेटा बहुत अच्छे, और ओम मिश्रा, नेहा यादव और प्रखर दुबे, बिल्कुल, प्रखर तिवारी, सभी बच्चे बिल्कुल, अनन्या मौर्य बिल्कुल सही है, अर्पित वर्मा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला है कुतुब मीनार को मीनार भी कहते हैं। अभी आपने तुरंत इससे पहले हमने बोला 3 बार मैंने उसको रटवाया था, इल्तुतमिश, ऐबक, फतेहपुर सिकरी, सबको कोई मतलब कतब मीनार भी कहते हैं। कुतुब मीनार को कतब, है ना, कतब मीनार भी कहते हैं, कतब मीनार, है ना। अभी आपने यहाँ पे देखिए इधर पढ़ा है, देखिए यहाँ पे लिखा है जिसे कुतुब मीनार या कतब मीनार भी कहा जाता है। दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल जोरदार आपका काम हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये प्रगति एक दिन आपको सफलता दिलाएगी। इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ हम पढ़ाएं और आप पढ़ें तो ज़रूर विकास होगा बेटा। बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना और पढ़ाना भी, साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी आप लोगों के लिए बनती है कि रेगुलर आपको लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं, है ना। थोड़ा सा समय की कभी कभी पॉजिटिव टाइम हो जाता है ना। तो ये सारे इश्यूज हो जाते हैं बेटा, थोड़ा इसके लिए ये तो दिक्कत है ही है, इसको हम इम्प्रूव भी करेंगे। तो चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है आगे, उत्तराधिकारी शब्द से क्या अर्थ निकलता है? उत्तराधिकारी शब्द से क्या अर्थ निकलता है? देखो उत्तराधिकारी का अर्थ है उसके पहले का व्यक्ति नहीं। ये देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ने
परंतु यह मीनार उसके शासनकाल में पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए, जिसकी वजह से इसका उत्तराधिकारी, ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले का व्यक्ति नहीं, उसके बाद का व्यक्ति उसका बेटा होता है, जिसको सक्सेजर कहते हैं, सक्सेजर भी कहते हैं उत्तराधिकारी को, है ना। चलिए, और उसके बाद जो है उसके पहले का निर्माणाधीन को उत्तराधिकारी कहते ही नहीं है ना। शासक, उत्तराधिकारी शासक तो होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग है तो उसके बाद है ना, उसके बाद है ना, उसके बाद का व्यक्ति, यानी उत्तराधिकारी जो बाद में आने वाला शासक है, जो शासक की जगह पर काम कर रहा है, वो शासक उत्तराधिकारी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले गद्यांश पर, और इसके बाद जो है अब कह रहा है कि कौन से लोग जीवन में अच्छे कर्म, है ना, कौन से लोग जीवन में अच्छे कर्म कर सकते हैं, कौन से लोग, सरल विचार रखने वाले, ज़्यादा सोचने वाले, अपनी संपत्ति का दान करने वाले, उच्च और सरल जीवन जीने वाले लोग, है ना। तो अभी आप देखिए ज़रा, कह रहा है सरल और उच्च विचार की सोच का पालन के साथ किया जा सकता है। केवल वे ही लोग जो एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, वे ही जीवन में अच्छे कर्म कर सकते हैं, है ना। वे ही, यानी सरल, देखिए उच्च विचार और सरल जीवन, देखिए यहाँ पे आ गया उच्च विचार और सरल जीवन, है ना। तो जीने वाले लोग ही जो है क्या है, अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट मिले तुरंत हमको धड़ाक से उसका आंसर कर देना है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिया वर्मा बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कह रहा है लेखक के अनुसार, है ना, लेखक के अनुसार शानदार जीवन से क्या अर्थ है। लेखक के अनुसार शानदार जीवन से क्या अर्थ है। किसी को प्रभावित किए बिना जीवन, अन्य को प्रभावित करके जीवन, ज़्यादा संपत्ति का दिखावा करना, है ना, पर्यावरण को हानि पहुंचाना। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आगे स्टेटमेंट पढ़ करके तो हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जरा, लिखा है कि जो लोग अकेले रहते हैं वे केवल अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने में, है ना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में के बारे में सोचते हैं। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने और दूसरों को अपनी संपत्तियां दिखाकर उन्हें प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी सोच सीमित हो जाती है ना। और क्या हो जाते, जो लोग बड़ा नहीं सोच सकते, है ना, वे व्यापक जो है बड़ा नहीं सोच सकते, वे व्यापक मानसिकता का विकास नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर जो लोग समझते हैं कि उन्हें केवल अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए और हर भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भागना चाहिए, वे सरल जीवन जीते हैं, है ना। वे केवल ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और अपने कर्मों के जरिए बेहतर इंसान, है ना, बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि दूसरों की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी का व्याख्यान करके वे अपने आसपास के लोगों का, है ना, अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, दान करते हैं, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए और अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने के लिए। तो कह रहा है कि लेखक के अनुसार शानदार जीवन का क्या अर्थ है। किसी को प्रभावित किए बिना और अन्य को प्रभावित करके जीना, ज़्यादा संपत्ति का दिखावा। तो ज़्यादा संपत्ति का दिखावा करना बिल्कुल एक शानदार जीवन का उदाहरण नहीं है। पर्यावरण को हानि पहुंचाना भी साधारण, अन्य को कभी आप दूसरे को प्रभावित कर देंगे, दूसरे को मतलब परेशान कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी को बिना प्रभावित किए सहयोग करिए, लेकिन प्रभावित मत करिए। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन विल बी ए, है ना, फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
कह रहा है किस प्रकार के लोग की सोच सीमित हो जाती है, किस प्रकार के लोग की सोच सीमित हो जाती है? ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी करने वाले की, परिश्रम करने वालों की, दिखावा करने वालों की, समय का सदुपयोग करने वालों की, किसकी सोच सीमित हो जाती है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, दिखावा करने वालों, अभी अब आपने पढ़ा है, इसके पहले ही पढ़ा है कि कैसे लोगों की, है ना? यहाँ पे देखिए आप अपना, यहाँ से ऐसे लोग जो इच्छाओं को संतुष्ट करके दूसरों की अपनी संपत्तियां दिखाकर उनको प्रभावित करते हैं, जिसकी उनकी सोच सीमित हो जाती है। तो दिखावा करने वाले लोगों का ही जो ऐसा होगा, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है उनका बेटा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, है ना? अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आमतौर से अकेले रहने वाले लोग कैसे होते हैं? अहंकारी, निराभिमानी यानी जिनके पास अभिमान नहीं, स्वार्थी रहते हैं, बेईमान रहते हैं। अब आप अकेले रहने वाले लोगों के बारे में आपने पढ़ा है ना? कर ऐसे लोग जो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, जो लोग अकेले रहते हैं, है ना, और वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बारे में सोचते हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसे लोग इच्छाओं के संतुष्ट होकर अपनी संपत्तियां दिखाकर, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं स्वार्थी या अहंकारी लोग होते हैं। तो मे बी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ऐसे लोग क्या करते हैं? स्वार्थी होते हैं, परोपकारी नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो है क्या, अकेले रहने वाले लोग होते हैं, और ताकि इनकी संपत्ति जो है कोई ले ना पाए, इस तरह से, है ना? बिल्कुल। और लोगों को हेय दृष्टिकोण से भी देखते हैं ऐसे लोग। तो चलते हैं आगे। लेखक के मुताबिक जीवन में पैसे का क्या महत्व है? लेखक के मुताबिक जीवन में हमें ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहिए, और पैसों का दान करना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट है ना? आगे है, यहाँ तक है। दूसरी ओर ये यहाँ चीज़ है, वे केवल ज़रूरत की चीज़ों खरीदते हैं, अपने कर्मों के जरिए बेहतर इंसान बनने के और ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि दूसरों की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी का व्याख्यान करने के। वे अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं, दान करते हैं, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए अलग अलग गतिविधियों में शामिल होते हैं, और है ना, होते हैं, और अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि महत्वाकांक्षी होना, एक आरामदायक जीवन की जीने के लिए पैसा कमाना गलत है। तो पैसा कमाना जो है बुरा काम नहीं है। आरामदायक जीवन जीने के लिए एक शानदार शैली के बीच में अंतर है। तो कहने का मतलब है, हमें ज़्यादा पैसा कमाना नहीं चाहिए, इससे नहीं मतलब है। ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहिए, इससे भी नहीं मतलब। हमारा लिखा है कि पैसा कमाना बुरा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का जितना भी आपने किया है सबका सही आ रहा है। तो इस तरह से बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।